हे गाइस, दिस इज पीट टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शुरू करने जा रहा हूं फॉल ऑफ द हल्क की सीरीज को। जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ कॉमिक्स जो हमने शेयर करे हैं उसके अंदर हमने रेड हल्क की अपनी स्टोरी को देखा था और वहां से स्टोरी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी क्योंकि हमें बहुत अलग अलग तरह के हल्क्स नजर आ रहे थे, जिनमें से अभी बहुत सारों के बारे में हमें अभी कुछ भी नहीं पता है कि वो हल्क कौन है और कौन नहीं। साथ ही साथ जो इसका लास्ट एपिसोड हमने देखा था जिसमें हम डॉग सैमसंग को देख रहे होते हैं कि किस तरह उनकी अलग अलग पर्सनैलिटीज बन गई हैं हल्क की तरह और उन्होंने अपनी सारी पर्सनैलिटीज को खत्म करके इविल पर्सनैलिटी को अपना लिया है। और हम देखते हैं कि सबके पीछे किसी और का नहीं बल्कि मोडेक का हाथ होता है जो कि यहाँ पे सैमसंग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और उसको किसी चीज के लिए तैयार कर रहा है। तो अब तक अगर आपने हल्क के कोई भी कॉमिक्स नहीं देखे मेरे चैनल के ऊपर तो आपको सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उन सारे के सारे कॉमिक्स को आप जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको ये स्टोरी समझ में आ सके, क्योंकि ये स्टोरी बहुत ज्यादा स्टोरीज के आने के बाद आई है और बहुत सारी चीजें जो है अब तक हमारे पास कंफ्यूजन मौजूद थी पिछले कॉमिक्स के अंदर, उन सारी की सारी चीजों के जवाब हमें जो है इन दोनों ही स्टोरी आर्क्स के अंदर मिलने वाली है, जो कि फॉल ऑफ द हल्क्स और वर्ल्ड वॉर हल्क्स होने वाले हैं। और ये दोनों स्टोरी आर्क बेसिकली एक साथ ही चलेंगे इस चैनल के ऊपर और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि डेली बेसिस पे आपके साथ ये शेयर करता रहूं। तो टोटल अभी हमारे पास इश्यूज कितने हैं वो मैं अभी आपको कुछ कह नहीं सकता हूं क्योंकि इसके अंदर मुख्तलिफ टाइन्स भी हैं जिनमें से मैं सब कुछ शेयर नहीं करूंगा, बल्कि जो इंपॉर्टेंट टाइन्स है मैं सिर्फ उन्हीं को आपके साथ शेयर करूंगा। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे मैं आपको बताते जाऊंगा कि अभी हम कौन से इशू के ऊपर हैं और हर इशू से पहले मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। सो गाइस, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इस तरह का ऑसम कॉमिक बुक कंटेंट मेरे चैनल पर एंजॉय करते रहें। सो गाइस, चलिए बिना किसी और बात के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत एंटार्क्टिका के पहाड़ों में होती है और ये काफी साल पुरानी बात है, जहां हम देखते हैं कि एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो यहाँ पे टेलीपोर्ट होकर किसी चीज की तलाश कर रहा है और हम देखते हैं कि वो यहाँ पे तलाश करते करते किसी और के पास नहीं बल्कि इटर्नल्स का जो होम बेस है ओलंपिया उसके ऊपर आ जाते हैं। और वहीं पे हम देखते हैं कि यहाँ पे इटर्नल्स का लीडर खड़ा होता है बर्फ के अंदर और कहता है कि तुम लोग इससे आगे नहीं बढ़ सकते हो क्योंकि ये इटर्नल्स की जगह है और मैं तुमसे बात कर रहा हूँ एज ओमनी फादर जूरस के तौर पे। तो वहीं से वो जो लोग यहाँ पे आए होते हैं वो कहते हैं ओ प्लीज, यहाँ पे हमारे सामने फेक प्रोजेक्शन देने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं कि इसके पीछे क्या छुपा है। और इस तरह हम देखते हैं कि वहीं पे उस टीम का जो अगला मेंबर होता है वो वहाँ पे उस प्रोजेक्शन को डिसेबल कर देता है, जिसके फौरन बाद उनको वहाँ पे ओलंपिया की सिटी जो है नजर आना शुरू हो जाती है। तो बेसिकली ओलंपिया जो है ये इटर्नल्स की सिटी है कॉमिक बुक के अंदर, जिसको जो है दुनिया से छुपा के रखा गया है और इटर्नल्स बेसिकली यहीं पे रहते हैं, अपना बेस ऑफ ऑपरेशन यहीं से करते हैं। और ये मैं आपको बता चलूँ कि ये अभी प्रेजेंट की कहानी नहीं बल्कि कहीं पास्ट की कहानी सुनाई जा रही है हमें। और वहीं से वो लोग बोलते हैं कि जैसे ही हम लोग अंदर घुसेंगे तो हम एक पोर्टल खोल सकते हैं जिसके जरिए हम अपना एयरशिप को यहाँ पे ले जा सकते हैं। अपने आप को तैयार कर लो क्योंकि इस वक्त हम जहाँ जा रहे हैं वो घर है इटर्नल्स का। और इसी तरह हम देखते हैं कि जब वो लोग यहाँ पे घुसते हैं तो अंदर वहाँ पे सारे इटर्नल्स मौजूद होते हैं और आप यहाँ पे इनके कॉस्ट्यूम को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि ये काफी पुरानी बात है। ये जो है तकरीबन यहाँ पे 70s या 80s का जमाना है क्योंकि इटर्नल्स के कॉस्ट्यूम थोड़े पुराने स्टाइल के लग रहे हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें जूरस, इकारिस, थीना और मक्कारी नजर आ रहे हैं। और वहीं से वो जो ग्रुप है वो यहाँ पे बेसिकली एक तरह की इनविजिबल हुआ है और यहाँ पे उनको नजर नहीं आ रहे इंटरनल्स को और कहते हैं कि खामोशी से आगे बढ़ते रहो। उन लोगों ने अभी तक कुछ भी डिटेक्ट नहीं करा है। ये हमारा टेम्पोरल शिफ्ट जो है बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है, इवन उनके जो साइकिक्स हैं वो भी हमें डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो वहीं से वो दूसरा आदमी बोलता है कि अगर ये चीज मेरे पास पास्ट के अंदर होती तो मैं तहलका मचा के रख देता। तो वो दूसरा आदमी बोलता है कि नहीं, तुम इसको अकेले चला ही नहीं सकते थे, तुम्हारे लिए बिल्कुल यूजलेस था क्योंकि अब मैंने इसके अंदर आके काफी इंप्रूवमेंट्स करी उसके बाद ये काम की चीज बनी है। ये है वो कमरा जिसके अंदर हमें काम है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे जो ग्रुप है ये एक बहुत ही अजीब और गरीब ग्रुप है जिसको आपने आज से पहले कभी कॉमिक्स में नहीं देखा होगा। आई मीन टू से इस स्टोरी से पहले, जिसके अंदर आपको एक एक करके सारी चीजों से इंट्रोड्यूस करवाया जाने वाला है। लेकिन हम देख रहे हैं कि बेसिकली जो इनका यहाँ पे लीडर है वो दरअसल लीडर ही है, यानी कि जो हल्क का विलन है लीडर वो ही इस ग्रुप का लीडर भी है। और हम देखते हैं कि उसने अपनी यहाँ पे टीम बनाई हुई है और यहाँ पे वो लोग जो है बेसिकली इटर्नल्स की लाइब्रेरी के अंदर घुसे हुए किसी चीज की तलाश करने के लिए। यहाँ पे जो है बेसिकली लीडर और उसके ग्रुप को कुछ चीजों की तलाश है और ये कुछ चीजें जो है बेसिकली यहाँ पे मौजूद है इटर्नल्स की इस लाइब्रेरी के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे वो हमें एक एक करके अपने सारे के सारे ग्रुप मेंबर्स इंट्रोड्यूस करवा रहा है, जिसमें से सबसे पहले वो विजिट के बारे में बताता है और वो बताता है कि किस तरह से ये बहुत पहले जो है एक टीम के अंदर हुआ करता था जिसका नाम फ्राइटफुल फोर था और उसने ये टीम बेसिकली फैंटास्टिक फोर से मुकाबला करने के लिए बनाई थी। लेकिन उस टीम के अंदर मुझे कोई भी शख्स इतना ज्यादा खास नहीं लगा सिर्फ विजिट के अलावा, क्योंकि विज़र्ड जो है वो आम लोगों की तरह नहीं सोचता है। उसकी नज़र में उसकी इंटेलेक्ट एक अलग ही तरीके से चलती है और वो ज़्यादातर काम अपने हाथ से ही करना पसंद करता है। उसने जो है एंटी ग्रेविटी के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी बनाई है और उसके पास अच्छा माइंड कंट्रोल भी है। क्या वो ट्रस्टवर्दी है? वेल, इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं अभी तक इस टीम के किसी भी मेंबर के ऊपर कोई खास ट्रस्ट नहीं करता हूँ। इसके बाद जो मैं दूसरा मेंबर था जिसके लिए मैं तलाश जारी कर रहा था वो एलिहाज स्टार था, या फिर उसको बहुत सारे लोग जो हैं वो एग हेड के नाम से भी जानते हैं।
ये भी जो है एक पुराने जमाने का विलन है जो कि मास्टर्स ऑफ ईविल के अंदर हुआ करता था और एवेंजर्स से मुकाबला करना उसको बहुत अच्छा लगता था और उसने तकरीबन जो है एवेंजर्स को अपना जानी दुश्मन बना ही लिया था। लेकिन तब भी इसको किसी ने नोटिस नहीं करा क्योंकि उसके पास इतनी गजब की शख्सियत थी नहीं। लेकिन जैसा कि मुझे पता था कि मेरी इस टीम का बनाने का मकसद किसी से मुकाबला करना या कॉम्बैट करना नहीं है, बल्कि हमारी इस टीम का मकसद ये है कि हम जितने ज्यादा इंटेलिजेंस और इंटेल जमा कर सकते हैं अपने फ्यूचर को बनाने के लिए, वो हमारे लिए जरूरी होने वाला है। इंटेल बेसिकली मेरी इस टीम की बेसिक बुनियाद है। इस टीम के अंदर मैंने जितने भी लोगों को जमा करा है वो उनकी समझ की वजह से लिया है, क्योंकि हम इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे सबको आगे जाके हराने वाले हैं। और इसी वजह से मैंने अपनी टीम को जो नाम दिया है वो इंटेलिजेंसिया दिया है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें बता रहा है लीडर कि किस तरह से उसने इस टीम को बनाया है, और सिर्फ इसीलिए बनाया है ताकि वो यहाँ पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन हासिल कर सके और उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे वो आगे जाके जो है बड़े बड़े काम कर सके। अब वो आगे जाके बड़े काम कौन से होने वाले हैं वो हम आगे जाके इसकी स्टोरी में देखेंगे। और यहीं से हम अपने अगले मेंबर की तरफ देखते हैं जो कि कोई और नहीं, द मैड थिंकरर है। और मैड थिंकरर के बारे में हमें यही बताता है कि ये भी बेसिकली एक फैंटास्टिक फोर का ही विलन था और उसके पास भी अच्छा खासा तेज दिमाग है और ये अच्छे खासे जो है एंड्रॉइड्स को बिल्ड कर लेता है जिनको वो अपने हिसाब से कंट्रोल भी कर सकता है। और इसी तरह देखते हैं कि वहाँ पे इनका जो एक और मेंबर होता है वो उसके जो है कंट्रोल में यहाँ पे एप्स होते हैं और वो पूछता है अपने एक बंदर से कि क्या हुआ पीटर, तुमने क्या देखा है यहाँ पे। ओह, लगता है कि हमारे इंटरेस्ट की कोई चीज मिल गई है। ये एक सिंथेटिक ऑटोमेशन है जो कि हल्क की तरह ही बनाई गई है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये कॉस्मिक एनर्जी को बहुत बड़े स्केल पे एब्जॉर्ब कर सकता है और उसी के जरिए ये चलता भी है। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि इटर्नल्स के बेस के अंदर एक कॉस्मिक हल्क का रोबोट भी रखा हुआ है। अब ये रोबोट कौन है हल्क के जैसा बिल्कुल दिखने वाला, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे अपनी सीरीज के अंदर। जैसे कि मैंने इस टीम के अंदर 2 रीड रिचर्ड्स के दुश्मनों को ले ही लिया था, तो बस ये थोड़ी टाइम की बात थी कि मुझे जो है इवान क्रेगॉफ भी जो है पसंद आने लग गया। नेचुरली अगर इवान की बात की जाए तो वो कॉस्मिक एनर्जी में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड था। उसने वैसे ही एक रॉकेट बनाया था और अपने आप को उसी एनर्जी से बम्बार्ड करने की कोशिश करी थी जिस तरह फैंटास्टिक फोर को स्पेस में जाके उनकी पावर्स मिली थी। लेकिन उसके साथ जो उसके एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट थे यानी कि उसके बंदर, उस एक्सपेरिमेंट के बाद उनके पास एक ग्रेट इंटेलेक्ट आ गई और वेरियस पावर्स भी आ गई हैं और इवान जो है बेसिकली उसको ये शक्ति मिली कि वो इंटेंजिबल हो सकता है। और जैसा कि वो एक ओल्ड कम्युनिस्ट आउटहोल्ड था तो उसने खुशी खुशी अपना एक नया टाइटल रख लिया जो कि रेड गोस्ट के नाम से मशहूर हो गया। लेकिन जैसा कि तुम देख सकते हो कि दुनिया के अगले कोने पे, दुनिया के इतने नीचे आने के बाद भी मैं यहाँ भी अपने आप को जो है हल्क से पीछे नहीं छुड़वा पा रहा हूँ। हल्क मेरे सामने कहीं ना कहीं किसी भी फॉर्म में जरूर आ जाता है। वो हल्क ही वो शख्स है जिसकी वजह से मुझे अपनी ये टाइटैनिक जैसी जो इंटेलेक्ट मिली है। ब्रूस बैनर जो था एक अनस्टॉपेबल जायंट था जो कि एक गामा बॉम्ब के जरिए बनाया गया था और उसके जरिए उसकी पूरी जिंदगी बदल के रह गई। लेकिन मेरा ओरिजिन इतना ज्यादा खतरनाक नहीं बल्कि बहुत ज्यादा सिंपल टाइप का है। मैं वहाँ पे उस फैसिलिटी के अंदर वहाँ जहाँ सारी रेडिएशन फैली हुई थी उसकी सफाई का काम कर रहा था और उसकी गामा रेज जो वहाँ पे फैली हुई थी उन्हीं की वजह से मेरा ये हाल हो गया जिस तरह से मैं आज नजर आता हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि एगहेड यहाँ पे अपनी एक मशीन का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि हमने यहाँ से जो जो आर्टिफैक्ट उठाया है मैंने उसी के जैसा एक कार्बन कॉपी यहाँ पे बना दी है ताकि इटर्नल्स को कभी इस बारे में पता चल ही ना सके कि हमने यहाँ से कुछ लेकर गए हैं। तो वहीं से लीडर बोलता है कि बहुत बढ़िया काम करा है, लेकिन इटर्नल्स वैसे भी अपनी लाइब्रेरीज के अंदर हजारों साल से पहले आते नहीं हैं, तो हो सकता है कि वो यहाँ पे कभी आए भी ना देखने के लिए। लेकिन मैंने यहाँ पे खड़े होकर एक और चीज को रिकॉर्ड करा है और नई चीज जानी है। इस ग्लोब के ऊपर अलग अलग निशान बने हुए और ये सारे के सारे निशान बता रहे हैं कि अलेक्जेंडर के और जो भी दुनिया भर में टूम्स मौजूद हैं वो कहाँ कहाँ हो सकते हैं। तो वहीं से मैड थिंकरर बोलता है वैसे हमारी ट्रांसपोर्ट के अंदर अभी और भी जगह मौजूद है, तो क्यों ना हम बाकी और जगह जाके सारे के सारी चीजों को हार्वेस्ट करना शुरू करें। तो इसे लीडर बोलता है कि हाँ थिंकरर तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हमें यहाँ थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। हमने जो चीजें उठा ली हैं सबसे पहले हमें उनको सेफ कीपिंग में रखना होगा ताकि उन चीजों को बर्बाद न किया जा सके, और इसके लिए हमारे पास अपना ही एक स्ट्रॉन्ग होल्ड मौजूद है जो कि हमारी लाइब्रेरी को होस्ट करेगा। और इसी तरह हम लोग यहाँ से शिफ्ट होते हैं लैटविरिया के अंदर कैसल वॉन डूम के अंदर, यानी कि जो डॉक्टर डूम का घर है। तो बेसिकली जो टीम है इंटेलिजेंसिया इसके अंदर यहाँ पे डॉक्टर डूम भी शामिल है लीडर के साथ। तो वहीं से डॉक्टर डूम पूछता है कि ये वो सारी की सारी चीजें हैं जो कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर रखनी है। तो लीडर बोलता है कि यहाँ पे हमने सिर्फ टेक्स्ट को रखा हुआ है जो कि थ्योरीज हमारे पास मौजूद हैं, वो तुम यहाँ सेफ कीपिंग में रखोगे। इसके अलावा दूसरी चीजें और आर्टिफैक्ट्स जो हैं उनको हमने कहीं और स्टोर किया हुआ है। तो इवान बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि वॉन डूम हमारे बीच यही सौदा हुआ था। तो वहीं से डॉक्टर डूम बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि तुमने वो जो सारी चीजें चुराई है मुझे उनकी परवाह है? मैं यहाँ पे सिर्फ नॉलेज के लिए ही आया हूँ और मैंने यहाँ पे तुम लोगों से हाथ सिर्फ नॉलेज के लिए मिलाया है, लेकिन सारी की सारी थ्योरीज को पढ़ने और समझने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ हमारे थ्योरेटिकल पिरामिड को फॉर्म करने के लिए अभी इसके अंदर 2 डिसिप्लिन की कमी है। तो मैड थिंकरर बोलता है कि द लीडर भी जो है इसी सेम कंक्लूजन के ऊपर पहुंचा है, उसका भी कुछ ऐसा ही मानना है। वहीं से लीडर बोलता है अब जो बाकी के जो बचे हुए कैशेस हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ने वाली अपने मिशन के लिए, उनमें से एक जो है साउथ के अंदर है और वेस्ट के अंदर है, जिसमें से एक जो है वहां पे फाउंडेशन बनी है कंट्री ऑफ वकांडा की। तो इवान बोलता है कि वकांडा कंट्री बहुत ज्यादा फोर्टिफाइड है, क्लॉ वहां पे काफी बार जा चुका और हर बार ब्लैक पैंथर उसको वहां का पकड़ ही लेता है। तो लीडर बोलता है कि तुम तो देख ही रहे हो ना कि इस वक्त क्लॉ हमारे पास इस ग्रुप के अंदर मौजूद नहीं है।
तो इसी तरह हमें लीडर बताता है कि इसके बाद से हमने जो है अपने वकांडा वाले मिशन के ऊपर प्रिपेयर करने के लिए शुरू कर दिया। लेकिन हमने जब भी वहाँ पे जाने की कोशिश करी या किसी को भेजने की कोशिश करी तो हमें जो है मुस्तकिल सेटबैक्स ही मिलते रहे। हम वहाँ के जो सीक्रेट्स है जिनकी हमें तलाश थी वो हमारे हाथ अभी तक नहीं लग पाए, और इसलिए हम लोगों ने अलग अलग तौर पे काम करना शुरू कर दिया ताकि हम वकांडा को जो है एक्सप्लोर कर सके और वहाँ पे घुसने का तरीका ढूंढते रहें। और इसी बीच हमने जो है अलग अलग इंडिविजुअल्स को और ज्यादा एनहेंस और पावर देने की भी कोशिश करी है, जिनमें से सैंडमैन, एब्जॉर्बिंग मैन और क्लॉ मौजूद हैं। इसी तरह हमने एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लिया था अपना सारे के सारे विलन्स के बीच में। लोग हमें जानने लग गए थे एनिमी फोर्सेस, और हमारे बड़े बड़े प्रेजेंस के अंदर भी जान पहचान हो गई थी और हम उन लोगों को इस्तेमाल कर सकते थे जिनकी हमें जरूरत थी। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रोजेक्ट पैकेजेस के अंदर इनकी टीम आती है किसी प्रोजेक्टर को ढूंढने के लिए, लेकिन जब वो यहाँ पहुंचते हैं तो उससे पहले यहाँ पे उसको कोई आगे ले जा चुका होता है। लेकिन वहीं पे विज़र्ड बोलता है कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कुछ इंडस्ट्रियल एजेंट जो हैं जिनको लेड किया है एक वुमेन से जो कि फ्यूचर से आई है और उसका नाम थंडरा है। वहीं से लीडर बताता है कि हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने अपने मिशन में आगे बढ़ते रहे इस मिशन को पूरा करने के लिए, और कुछ जो थे उनके पास कॉन्फिडेंस कुछ ज़्यादा ही आ गया था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हमेशा इस काम के अंदर रिस्क होता ही है। इवेंचुअली हम में से एक जो था उसने बहुत ही बड़ा रिस्क लेने के बारे में सोचा और उसको उसकी कीमत अपनी जान से देनी पड़ी। वो जब अपनी फाइनल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर था एवेंजर्स के साथ तो एगहेड ने उस चीज को इस्तेमाल करने के बारे में सोचा जो कि उसके एडवांटेज के लिए साबित हो सकती थी। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है कि एवेंजर्स के दरमियान जिसको हम सबसे ज्यादा कमतर समझते थे और जिसके पास कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, उसी ने उसका काम तमाम करा। वो जिस गन को इस्तेमाल करके एवेंजर्स को मारना चाह रहा था, हॉकाई ने उसकी गन के अंदर अपना तीर घुसा दिया और वो गन फायर होने से पहले ही उसके ऊपर उल्टा बैक फायर हो गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। और उसकी मौत के साथ हमारे पास एक बहुत बड़ी इंटेल भी हमसे खो गई। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे ये टीम बैठी हुई होती है उसकी मौत के बाद, और इवान बोलता है कि अगर स्टार ने ये सब कुछ अकेले करने के बारे में नहीं सोचा होता तो वो अभी जिंदा होता हमारे साथ। तो वहीं से मैट थिंकरर बोलता है अब जो भी हो, जो होना था वो तो हो गया, हमें अपनी वकांडन जॉब के बारे में आगे बढ़ना ही होगा। तो वहीं से विज़र्ड बोलता है कि नहीं, जब तक हमारे पास इस टीम के अंदर एक और इंटेल लेवल माइंड नहीं है हम जो है इस तरह का कोई भी कदम अब नहीं उठाने वाले हैं। तो वहीं से इवान बोलता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, अगर हमारा लाइब्रेरी कीपर जो है वो थोड़े बहुत अपने हाथ गंदे करने लग जाए और हमारे साथ फील्ड में आ जाए तो शायद हमें सेटबैक्स ना उठाने पड़े। तो वहीं से डॉक्टर डूम उसकी तरफ पीछे पलटकर कहता है ये काफी इंटरेस्टिंग बात है कि किस तरह से तुम मुझसे ये बात कर रहे हो और इस वक्त इंटेंजिबल हुए हो, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी यहाँ पे जान ले लूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने जो नॉलेज चुराई है वो बहुत ही ज्यादा कीमती नॉलेज है और इस नॉलेज को चुराने के लिए कुछ लोग पीछे आ सकते हैं और यहाँ पे सिर्फ मैं ही एक ऐसा शख्स हूँ जो कि इस लाइब्रेरी को डिफेंड कर सकता है उन सारे लोगों से। तुम लोग यहाँ पे इतनी ज्यादा बहस कर रहे हो लेकिन तुमने आज तक एक बारे में नहीं सोचा कि तुम लोगों को कभी ना कभी किसी न किसी की मदद की जरूरत पड़ती है, लेकिन क्या डूम ने तुम लोगों से कभी मदद मांगी है अपने कैसल को डिफेंड करने के लिए? तो इसी लीडर बोलता है कि मेरे दोस्तों, इसी तरह की छोटी छोटी फाइटिंग्स जो होती हैं हमारे दुश्मनों से हमें हरा के रखती हैं, हमें ये करना अब बंद करना होगा। ये बिल्कुल अननेसेसरी चीज है जिसके लिए हम यहाँ पे लड़ रहे हैं। हमें एक कंटीजेंसी प्लान तैयार करना होगा और उसके हिसाब से तैयारी करते हुए आगे बढ़ना होगा। मैं इस बात को जरूर एडमिट करूंगा कि मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई एक ऐसे शख्स को यहाँ पे अपनी टीम में लाने के लिए जिसको देख के डूम का ब्लड प्रेशर हाई हो गया। और हम देखते हैं कि लीडर बेसिकली अपनी टीम के अंदर किसी और को नहीं बल्कि मोडैक को लेकर आता है और बताता है कि हमारे इस ग्रुप के अंदर एक नए शख्स को वेलकम किया जाए और आज से जो है ये हमारे उस मेंबर की जगह लेने वाला है जिसको हम खो चुके हैं और ऑलरेडी तुम में से इसको बहुत सारे लोग जानते होंगे मोडैक के नाम से। जैसा कि विज़र्ड जो है वकांडन शेड्यूल्स और डिफेंसेस को एनालाइज कर रहा है तो मोडेक जो है यहाँ पे विजुअल ट्रायल्स को इन्फ्लेशन के तौर पे चेक करता रहेगा और ये एस्टिमेट लगाता रहेगा कि हमें वहाँ पे पहुँचने के लिए किस वक्त जाना चाहिए और हमारे लिए कौन सा टाइम बेस्ट होने वाला है। और जहाँ तक मेरा अंदाजा है तकरीबन हम इस सब के कंक्लूजन में 3 महीने 11 दिन और 4 घंटों के अंदर पहुंच ही जाएंगे। और वहीं से लीडर हमें बताता है कि वेल इस बात का मैं बिल्कुल अंदाजा लगा सकता था उस टाइम पे खड़े होके कि डूम के उस लोहे के मार्क्स के पीछे उसको एक सेंस ऑफ हॉरर नजर आ रहा होगा। वेल अगर सच बताऊं तो यहाँ पे असल हॉरर जो है वो मोडेक की क्रिएशन के अंदर है और इस तरह हम देख रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पे हमें मोडेक का जो है आज ओरिजिन बताया जा रहा है। तो वही से लीडर बोलता है कि जैसा कि मेरी कहानी है मोडेक भी जो है कोई बहुत बड़ा इंसान नहीं था जैसे मैट थिंकरर वगैरह की तरह। वो एक जगह के अंदर काम किया करता था और अपनी पूरी जान लगा के वहां पे अपना बेस्ट दिया करता था और उस जगह का नाम था एडवांस आइडिया मैकेनिक्स यानी कि एम। वो वहाँ पे एक एम का एम्प्लॉय हुआ करता था जिसका नाम जॉर्ज कार्लेटन था और उसके सुपीरियर जो थे वहाँ पे कुछ लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे ताकि उनके माइंड के पोटेंशियल को अनलॉक किया जा सके। और एक दिन उसने अपने सुपीरियर्स को ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हुए देख लिया तो उनके सुपीरियर्स ने इस बात को डिसाइड करा कि क्यों ना हम इसी को अपना टेस्ट सब्जेक्ट बना लें और टार्लेटन के ऊपर वो खतरनाक किस्म का एक्सपेरिमेंट किया गया जिसके जरिए उसके मेंटल ऑर्गेनिज्म को इस तरह से डिजाइन किया गया कि वो एक कंप्यूटर की तरह कंप्यूटेशन कर सके। और मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई है कि एम को ऐसा क्यों लगने लगा कि अगर वो इस तरह की कोई चीज बना रहे हैं जिसका दिमाग इतना ज्यादा तेज होगा तो वो आखिरकार उसको कंट्रोल कैसे कर पाएंगे।
और ऐसा ही हुआ कि जब मोडेक बना तो उसको कोई कंट्रोल नहीं कर पाया। टार्लेटन ने वहां पे अपनी पूरी की पूरी पावर्स को अनलीश कर दिया और उसके बीच सारे के सारे जो उसके सुपीरियर्स थे उनके दिमाग के ऊपर हावी हो गया। उसने वहां पे बहुत सारे लोगों को मॉडिफाई कर दिया और बहुत से लोगों को मार भी दिया। और उसका साइड कंट्रोल क्योंकि बहुत ज्यादा तेज था तो उसने पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो है अपना कब्जा जमा लिया और एम का साइंटिस्ट सुप्रीम बन गया। और इसी तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं नेशन ऑफ वकांडा के अंदर 3 महीने 11 दिन और तकरीबन 3 घंटे बाद, जो अभी हम कहानी देख रहे थे। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे ये टीम आज वकांडा पहुंच चुकी है। यहाँ से इनको जिस चीज़ की तलाश है, जिन टैक्स की, जिस इन्फॉर्मेशन की, वो उसको लेने के लिए यहाँ आए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे वो टीम यहाँ पे वही इंटेंजिबल होते हुए यहाँ पे आ रही होती है तो उनको कोई डिटेक्ट नहीं कर पा रहा होता। लेकिन वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी होता है जो कि उनको आते हुए देख लेता है और वो अपनी ही कुछ जबान में बड़बड़ाना शुरू कर देता है। और वो लोग बोलते हैं कि लगता है कि ये बुढ़ा हमें देख पा रहा है, आखिरकार ये कैसे हो रहा है। तो मोडेक बोलता है कि वाइब्रेनियम की वजह से उसके अंदर एक म्यूटेशन आ गई है जिसकी वजह से वो उन चीज़ों को देख सकता है जो कि आम आदमी नहीं देख सकता है। तो इवान बोलता है कि अब हम इसके साथ क्या कर सकते हैं। तो इवान बोलता है क्या तुम इस चीज़ को ठीक कर सकते हो। तो मोडेक बोलता है कि हाँ बिल्कुल, इसमें क्या बड़ी बात है। और अगली बार मोडेक अपने दिमाग का ब्लास्ट उसके ऊपर मार के उसको वहाँ पे बेहोश कर देता है। और मोडेक बोलता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा लगेगा कि उसको एक हार्ट अटैक हुआ है और कुछ भी नहीं। तो वहीं से लीडर बोलता है ये बात तो बिल्कुल ठीक की गई है कि तुम्हें सिर्फ डिजाइन किया गया है किलिंग के लिए। और बेसिकली हमें यहाँ पे लीडर आज बहुत बड़ी जबरदस्त चीज बता रहा है। वो ये बता रहा है जब उन्होंने वकांडा के अंदर उस चीज को तलाश करा जिसकी इन्फॉर्मेशन के लिए वो यहाँ पे आए थे, जो कि पुराने जमाने के स्क्रॉल्स थे। और वो बताता है इसके मुताबिक हमें ये बात पता चली कि पुराने जमाने में वकांडा के जो लोग थे उनके पास एक ऐसी इन्फॉर्मेशन लग गई थी जिसके जरिए वो कॉस्मिक एनर्जीज को मैनिपुलेट कर सकते थे। और उन्हीं कॉस्मिक एनर्जीज को अपने वकांडा की तरफ अट्रैक्ट करा, उन्होंने उनको मैनिपुलेट करा, जिसकी वजह से इन दी एंड वाइब्रेनियम का मेटेरॉइड जो है वो वकांडा के ऊपर आगे गिरा। और इसी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए हमने कैसल डूम के ऊपर जो है एक टाइकॉन बीम को तैयार करा और वो इसी के प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रही थी। और बेसिकली हम देखते हैं कि वो लोग भी इस तरह की एक डिवाइस बनाते हैं जिसके जरिए वो स्पेस से कॉस्मिक एनर्जीज को अट्रैक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। और वहीं से इवान बोलता है कि इस प्रोसेस के अंदर तो हमें तकरीबन हजारों साल लग जाएंगे। तो डूम बोलता है अगर ऐसी बात है तो फिर तो हमें इसको हमेशा के लिए ऐसे ही चलने देना चाहिए ताकि ये प्रोसेस जल्द से जल्द खत्म हो। लेकिन ये बात इतनी पुरानी नहीं है कि जब हमें डूम ने इस बात को अनाउंस करा कि टाइकॉन ट्रांसमिशन जिसको हमने स्पेस के ऊपर भेजा हुआ है कॉस्मिक एनर्जीज को अट्रैक्ट करने के लिए, उसकी वजह से कुछ अलग ही चीज अट्रैक्ट होकर हमारे पास आ गई है। एक सोर्स ऑफ अनलिमिटेड पावर ने हमें तलाश कर लिया है और वो जो है हमारी इस अर्थ के ऊपर आ गया है और वो अपने आप को बुला रहा है द बियॉन्डर। इस एंटिटी की जो ट्रू नेचर थी उसके बारे में आज तक किसी को सही से नहीं पता कि वो चीज थी तो क्या चीज थी। लेकिन हम सब इतना जानते हैं कि बियॉन्डर के पास एक जबरदस्त किस्म की शक्ति थी जो कि किसी भी चीज को मैनिपुलेट कर सकती थी। वो पूरे के पूरे वर्ल्ड को जो ट्रांसफॉर्म कर सकता था। डूम ने उससे मुकाबला करने की कोशिश करी और थोड़े टाइम के लिए डूम ने उसकी शक्तियों को भी हासिल कर लिया और हमने उसकी सारी की सारी अलग अलग कैपेबिलिटीज और हर चीज को जो स्टडी करने के बारे में सोचा। तो बेसिकली यहाँ पे आज हमें ये बताया जा रहा है इस स्टोरी के अंदर कि जो बियॉन्डर अर्थ के ऊपर आया था वो दरअसल ऐसे ही नहीं आया था, बल्कि इंटेलिजेंसिया ने खुफिया तौर पे, जिसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता है, एक डिवाइस जो है स्पेस के अंदर बीम मारी थी जो कि दरअसल कॉस्मिक एंटिटीज या कॉस्मिक एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली थी। और उसी को देखते हुए जो है बियॉन्डर यहाँ पे हमारी अर्थ के ऊपर आया था। तो आप देख सकते हैं कि ये स्टोरी बेसिकली मार्वल के जो पिछले 20-25 साल पुराने इवेंट्स हैं उनके ऊपर रिफ्लेक्ट कर रही है और उनकी हमें हिस्ट्री दे रही है। और इसी बीच हम देखते हैं कि इंटेलिजेंसिया जब वहाँ पे मौजूद होती है बियॉन्डर वाली फाइट के अंदर तो फर्स्ट टाइम उनको वहाँ पे सिम्बियोट नजर आता है और ये वही सिम्बियोट है जो कि आगे जाके अर्थ के ऊपर वैनम कहलाने वाला है। तो इससे भी सबसे पहली बार लीडर और उसके लोग ही मिले थे। और लीडर बताता है कि जैसा कि पूरी की पूरी दुनिया उस वक्त डिस्ट्रैक्ट हुई थी और पूरी की पूरी लोकेशन बर्बाद हो चुकी थी, तो हमारे पास एक मौका था हम कुछ तय कर सकें। लेकिन इस वक्त हमारा सबसे कलेक्टिव गोल वो बहुत ज़्यादा डिले हो गया था और मेरी बॉडी वो अलग ही प्रोसेस्ड हो रही थी। और यहाँ से हम लोग शिफ्ट होते हैं एडवर्ड एयरफोर्स बेस के अंदर, जहाँ पे विजिट बोलता है कि लीडर हमें यहाँ पे एक नई चीज मिली है, एक सैटेलाइट सिस्टम के अंदर ब्रेक डाउन हुआ है और इसमें हमारी कोई भी चीज वैल्यू की नहीं है। तो वहीं से लीडर बोलता है कि इनको फिर भी डाउनलोड कर लो, हो सकता है कि ये बाद में हमारे किसी काम आ जाएं, हो सकता है कि यहाँ पे और भी कोई ऐसी स्पीशीज हो जिनको हम बाद में आके कलेक्ट कर सकें। और वहीं से मोडेक बोलता है कि तुमने इस जगह को चूज करा है जिसकी वजह से मुझे तुम्हारे ऊपर अब काफी ज्यादा शक होने लगा है। तो वहीं से लीडर बोलता है कि इसमें ऐसी कौन सी बात है जिसको देख के तुम्हें मुझ पर शक हो रहा है मोडोक। तो मोडोक बोलता है कि ये जगह वो है ना जो कि कभी कमांड के अंदर हुआ करती थी जनरल थंडरबोल्ट रॉस के, और यहाँ पे जो हमारे पास सब्जेक्ट मौजूद है वो जेनेटिक मैनिपुलेशन के लिए बहुत ही ज्यादा सूटेड है। मैं अपने हार्पी प्रोग्राम्स के जरिए बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ इस औरत को। तो वहीं से लीडर बोलता है कि अगर ये हमारे इस प्रोसेस को सर्वाइव कर गई और हमने इसको दोबारा जिंदा कर दिया तो हम इसको जो है एबॉमिनेशन के ब्लड से टॉक्सिक कर देंगे। और हम देख रहे हैं कि दरअसल बेटी रॉस जब मर चुकी होती है तो उसकी बॉडी जो है यहाँ पे लीडर अपने पास ले आ जाता है। तो वहीं से मोडेक बोलता है कि मेरे पास कुछ आइडियाज हैं कि किस तरह से हम उस रेडिएशन को यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने अपने कुछ ट्रांसम्यूटेशन टेक्स्ट जो है तलाश करे हैं जिनके जरिए हमारे रिसर्च के अंदर थोड़ी सी अलग चेंजेस आ सकती हैं। हमें इस बात की कोई जल्दी नहीं है, उसकी बॉडी को अच्छी तरीके से प्रिजर्व कर दिया गया है कि हम इसको दोबारा जिंदा कर सकते हैं और उसकी जान बचा सकते हैं जब हमारा दिल चाहेगा और जब हमें इससे फायदा होगा।
और वहीं से लीडर बोलता है कि हमें बेटी रॉस तो मिल चुकी थी, लेकिन हमें उस वक्त जो है इसको जिंदा नहीं करना था। हम उसको एक लेवरेज की तरह रखना चाहते थे, इसको हम बाद में इस्तेमाल कर सके उसके हस्बैंड के खिलाफ, यानी ब्रूस बैनर या हल्क के खिलाफ। लेकिन अफसोस के साथ जो हमारा ये प्लान था ये बहुत जल्द बिल्कुल यूजलेस होने वाला था, अननेसेसरी होने वाला था। और ये सब करने के बाद मैं अपने ही एक वेपन को परफेक्ट करने में लग गया। इस वेपन को मैंने इस तरह से बनाया था कि ये हल्क को मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर सकता था। ये वेपन एक ऐसा वेपन था जो कि हर एक ऑब्स्टिकल को खत्म कर देता है जिसके सामने हल्क खड़ा होता है। और उसके बाद अचानक मेरे पास एक ट्रांसमिशन आया, और इस तरह हम देखते हैं कि जब वहाँ पे लीडर अपना उस वेपन को तैयार कर रहा होता है तो अचानक वहाँ पे उसके पास डूम की मैसेज आता है और कहता है कि स्टन्स, मुझे एक जबरदस्त किस्म की चीज मिली जिसके अंदर शायद तुम्हारा इंटरेस्ट हो सकता है। और बेसिकली डॉक्टर डूम यहाँ पे बताता है कि अभी अभी मैंने एक जो है ट्रांसमिशन को इंटरसेप्ट करा है जो कि रीड टीचर और टोनी स्टार्क के बीच चल रही थी, और ये देख के शायद तुम्हें जो है एक बहुत बड़ा सदमा लगने वाला है। तो कहता है कि तुम्हारा इससे क्या मकसद है। तो वहीं पे बेसिकली डॉक्टर डूम उसको ये बता रहा होता है कि जो बात मैंने पता करी उसके मुताबिक रीड टीचर और टोनी स्टार्क जो है हल्क को उसके रैम्पेज के मुताबिक इस दुनिया से बाहर भेज रहे हैं। अब ये वो इवेंट आ चुका है जब प्लेनेट हल्क का इवेंट हुआ था, जब टोनी स्टार्क और इल्यूमिनाटी ने मिलकर हल्क को जो है स्पेस में भेज दिया था। और इतने टाइम से लीडर जो है वो अपने उस वेपन के ऊपर काम करने में लगा हुआ है ताकि वो हल्क को हरा सके। और अब बेसिकली उसको ये पता चल रहा है कि टोनी स्टार्क और उसने जो है उसको वहां से बाहर निकाल दिया है। और इसको देख के हम देखते हैं कि लीडर को काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। और वहीं से लीडर इस बात को हमें बता रहा होता है कि किस तरह से वो जो है हमेशा से बैनर को अपने हाथों से मारना चाहता था। और जब उसने ये न्यूज़ सुनी तो उसको जरूर कहीं ना कहीं अफसोस तो हुआ कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन वहीं पे लीडर बताता है कि मैं इस बात को अपने अंदर बहुत अच्छे तरीके से जानता था कि वो बैनर है, और बैनर हमेशा कभी ना कभी लौट के आने का तरीका निकाल ही लेता है। रीड टीचर, टोनी स्टार्क और उन लोगों की जो सेल्फ अपॉइंटेड इल्यूमिनाटी की टीम थी जिसमें नेमोर, डॉक्टर स्ट्रेंज और ब्लैक बोल्ट मौजूद थे, उन्होंने उस वक्त वो कर लिया जो कि वो हमेशा से चाहते थे। लेकिन उसके बाद एक खतरनाक किस्म की कॉन्फ्लिक्ट हमारे सामने आ गई जो कि गवर्नमेंट और सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट के ऊपर हुई, जिसके बीच हमने देखा कि सुपर हीरोज आपस में एक दूसरे से लड़ना शुरू हो गए। एक सुपर ह्यूमन सिविल वॉर शुरू हो गई। उसको देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आने लगा, खासकर इंटेलिजेंसिया के पर्सपेक्टिव से। लेकिन इस पूरी की पूरी सिविल वॉर का जो अंत हुआ वो ग्रेटेस्ट हीरो की डेथ के साथ हुआ। वहीं से लीडर अपनी टीम को बताता है कि जो ग्राफ मैंने अभी तैयार करा है सारे के सारे ऑड्स को नजर में रखते हुए मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि हल्क अब बहुत जल्द लौट कर आने वाला है। और मैं अपने एक्सपीरियंस से इस बात को बता रहा हूँ कि वो पहले से ज्यादा मैडर होगा। इतना ज्यादा मैडर इससे पहले आज तक हमने उसको देखा नहीं होगा। वो अपनी सारी की सारी ट्रांसफॉर्मेशन को फर्दर पुश करने की कोशिश करेगा। वो अपने सबसे खतरनाक रूप के अंदर हमारे सामने आएगा। तो वहीं से इवान बोलता है कि ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब वो दुनिया में आएगा इस सारी की सारी स्ट्रेंथ के साथ तो वो उसको बर्बाद करने में लग जाएगा, और उसी बर्बादी के बीच हम अपना काम कर दिखाएंगे। वहीं से विज़र्ड भी बोलता है कि ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। हम अपनी सारी की सारी अलेक्जेंडर टेक्स्ट को जो एक साथ जमा करेंगे और उसके जरिए अपनी साइंस का इस्तेमाल करेंगे जो हमने इतने टाइम से प्लान करते हुए आ रहे हैं। लेकिन वहीं से मैट थिंकरर बोलता है, जरा एक मिनट, मेरे ख्याल से हम अपनी इस टीम के अंदर एक और शख्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। जो प्रोग्राम हम लोगों ने स्पॉन्सर करवाया था मास्टरमाइंड एक्सेलो वाला, उसके अंदर एक लड़का है जिसने इसमें टॉप करा है, और उसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये आगे जाके दुनिया का एक बहुत ही ग्रेट माइंड बनने वाला है। मेरे ख्याल से हमें इसको अपनी टीम में ले लेना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पे अमेडियस चो की बात की जा रही है। तो आप देख रहे हैं कि इस स्टोरी के अंदर किस तरह हर एक चीज को कनेक्ट किया खूबसूरती के साथ। मतलब इंटेलिजेंसिया जो है उन्होंने अमेडियस चो के ऊपर भी नजर रखी हुई थी, क्योंकि उसने एक बहुत ही बड़ा शो जो है जीत दिया था। उसका आईक्यू लेवल बहुत गजब का है। क्या तुम सच कह रहे हो मैट थिंकरर? तुम एक बच्चे को इस टीम के अंदर रखना चाहते हो हमारे साथ? वैसे भी हमारा दिमाग का सारा काम खत्म हो चुका है। अब हमें अपने फाइनल अलेक्जेंड्रिया के मिशन पे जाना है, उस आखिरी लाइब्रेरी से लेने के लिए जो कि एटलांटिस के अंदर है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली वो लोग एटलांटिस के अंदर पहुंचते हैं, वहाँ की एक लाइब्रेरी के अंदर। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली वहाँ पे समंदर के अंदर उनकी लड़ाई हो रही होती है नेमोर से, और इन दी एंड वो लोग जो है वहाँ से उस चीज को लेने में कामयाब हो जाते हैं जिसके लिए वो यहाँ पे आए हुए होते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो लोग बेसिकली सारी की सारी इन्फॉर्मेशन के साथ यहाँ पे दोबारा डूम के पास पहुंचते हैं। और लीडर यहाँ पे बहुत खुशी से बोलता है कि डूम, बहुत बहुत मुबारक हो, एट लास्ट हमने ये सब कर दिखाया। तो डूम बोलता है कि अच्छा तो तुमने कर दिखाया, अब वापसी लौट जाओ अपनी कंट्री पर, कभी लौट कर मत आना। और इस तरह हम देखते हैं कि डूम यहाँ पे लीडर के ऊपर अटैक करना शुरू हो जाता है, उनसे गद्दारी कर लेता है। और डूम बोलता है कि मैंने तुम लोगों से एक बार कहा था, उस बात पे तुम लोगों ने शायद गौर नहीं करा कि सिर्फ मैं ही एक अकलौता इंसान हूँ जो कि इन सारी की सारी चीजों को यहाँ पे जो है संभाल के रख सकता है और उनको डिफेंड भी कर सकता है। गार्ड्स, इन सबको यहाँ से बाहर निकाल के फेंक दो। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे जो डूम के लोग होते हैं वो कहते हैं यस माय लीड, जैसा आप कहें। और हम देखते हैं कि लीडर बहुत ज्यादा गुस्से में आकर कहता है, तुमने हमारे पीठ में खंजर घोंपने की कोशिश कैसे करी, यू सन ऑफ अ। और वहीं से मैट थिंकरर बोलता है कि एंड्रॉइड मेरे पास आओ। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे डूम के लोग जो हैं वो सारे के सारे लीडर के लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं। मतलब डूम ने यहाँ पे इनको बहुत ही बड़ा जो है धोखा दिया है, आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। और वहीं से मोडेक बोलता है कि तुम सब जो हो डूम बॉट से लड़ो, जब तक मैं जो हूँ जाके असली वाले से लड़ता हूँ। और वहीं से इवान बोलता है कि चलो मेरे साथ, ये हमारा एडवांटेज है, हम पूरे के पूरे लेटगेरे को आज खत्म कर डालते हैं। तो मैट थिंकरर बोलता है कि ये लीडर कहाँ चले गया, लगता है कि उसने हमें छोड़ दिया। और इसी तरह हम देखते हैं कि जब वहाँ पे ये फाइट चल रही होती है, सारी की सारी टीम इंटेलिजेंसिया डूम से लड़ रही होती है,
तो अचानक बीच में से लीडर उनको छोड़ के चले जाता है और लीडर बताता है कि मैं उनकी आवाजें सुन रहा था कि कैसे वो चिल्ला रहे थे, बुज़दिल, कमजोर, बेवकूफ। उनको लग रहा था कि शायद मैं सच में एक बहुत ही बड़ा पागल हूँ, लेकिन उन लोगों को ये बात नहीं पता कि मैंने अपना दिमाग चला के सारा हिसाब किताब लगा लिया था। यहाँ पे कोई तरीका था ही नहीं कि डूम को हम उसी के घर के अंदर हरा सकते थे। लाइब्रेरी वो मुकम्मल तौर पे हमसे खो गई, इंटेलिजेंसिया वो भी खत्म हो गई, या कम से कम मुझे तो ऐसा ही लग रहा था। और उसके बाद काफी टाइम बीत गया और इस तरह हम देखते हैं कि लीडर यहाँ पे अकेले एक लैब के अंदर बैठा हुआ और काफी दारू वगैरह पी रहा होता है, एक तरह के ब्रेक डाउन वाली स्टेज में चले जाता है। लेकिन वहीं से पीछे से आवाज आती है कि बहुत ही बढ़िया हिडन बेस है तुम्हारा, मतलब इस बेस को अगर मुझे ढूंढने में इतना टाइम लगा तो वाकई में ये बहुत ही बढ़िया था। तो लीडर बोलता है कि मोडेक तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो मोडेक बोलता है कि तुम काफी टाइम से अंडरग्राउंड हुए हो, अब बहुत वक्त हो चुका है। तो लीडर बोलता है कि मुझे वक्त की जरूरत थी ताकि मैं चीजों के बारे में सोच सकूं। तो मोडेक बोलता है कि ये तो तुमने ठीक कहा, क्योंकि बढ़िया चीजें तभी होती हैं जब उसके बारे में तुम सोचते हो, और शायद मैं इसलिए तुमसे यहाँ मिलने के लिए आया हूँ। मैंने एम के साथ मिलकर जो है तुम्हारे आइडिया के ऊपर काम करने की कोशिश करी और कुछ चीजें बनाई हैं, और मैंने साथ में वो चीजें भी इस्तेमाल करी हैं जो कि हमने अलेक्जेंड्रियन टेक्स्ट से सीखी थी। तो वहीं से लीडर बोलता है कि मैं वैसे तुम्हारी इस बात पे सहमत नहीं हूँ, अगर तुमने हमारे सारे की सारी टीम के इंटेलेक्चुअल मेंबर्स को हटा दिया है तो शायद हम लोग हार ही जाएंगे। लेकिन क्या तुमने इस बात को नोटिस करा है कि आज तक हम उनके सबसे ज्यादा स्टूपिडेस्ट हीरोज को भी हरा नहीं सके हैं मोडेक, अपनी सारी इंटेलेक्ट होने के बावजूद भी। तो वहीं से मोडेक बोलते हैं कि एग्जैक्टली यही तो हमारी चाबी है, हल्क वापसी जरूर लौटेगा जैसा तुमने प्रेडिक्ट करा है, मोर पावरफुल एंड मोर डेंजरस देन एवर बिफोर, और ये बात भी तुम प्रेडिक्ट कर चुके हो। लेकिन जब तुम यहाँ बैठे हुए थे तो तब मैंने जो है कॉस्मिक एनर्जीज के बारे में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करा है, उनके बारे में सीखने की कोशिश करी है, और जैसा कि हमने उस एयरबेस को रेड करा था तो वहां से मुझे एक जबरदस्त किस्म का एक्सेस मिल गया है कॉस्मिक एनर्जीज को चैनल करने का, और वो हम करेंगे उनकी मिलिट्री सैटेलाइट्स के जरिए। हम उस सारी की सारी कॉस्मिक एनर्जी को जो है अपनी ही रेडिएशन के साथ मिला देंगे, जिसको हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, यानी कि गामा एनर्जी के साथ। और जब कॉस्मिक और गामा रेडिएशन से एक साथ मिलेंगी तो उसके जरिए जो भी चीज बनने वाली है वो एक ट्रूली अनस्टॉपेबल फोर्स होगी। लेकिन इस बार हम जिस किसी के शख्स को भी इस्तेमाल करने वाले हैं इस पूरी की पूरी शक्तियां देने के लिए, उसको हम एक चांस के ऊपर नहीं छोड़ेंगे। हम ऐसे ही पावर किसी को भी नहीं दे देंगे, क्योंकि हल्क जो है वो हमेशा से इसलिए जीतता आया है क्योंकि उसके कोर के अंदर वहां पे ब्रूस बैनर मौजूद है, और हमें अपने हल के लिए एक ऐसा इंसान चाहिए जिसके अंदर ब्रूस बैनर की झलक तक ना हो। और अगर हमें एक सही सब्जेक्ट मिल गया अपने इस एक्सपेरिमेंट के लिए तो उसके जरिए हम जो हल प्रोड्यूस करेंगे वो स्मार्टर होगा और ज्यादा चालाक भी होगा हमारा हल्क। और हमारा जो हल्क होगा बेसिकली उसके पास उसकी समझदारी भी होगी, और इसकी समझदारी की वजह से हम उससे नेगोशिएट कर पाएंगे, हम उसको अपनी साइड कर पाएंगे। और इस तरह देखते हैं कि बेसिकली वो यहाँ पे किसी और की नहीं बल्कि रेड हल्क की बात कर रहे हैं कि किस तरह उन्होंने रेड हल्क को जो है गामा और कॉस्मिक एनर्जी से मिल के बनाया है, और इसी वजह से रेड हल्क जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है हमारे ग्रीन हल्क से, उसको काफी बार हरा भी चुका है। वहीं से मोडेक बोलता है कि इस चीज के जरिए हम हर एक इंसान को मजा चका के दिखा देंगे, हर उसको जो है अपने कदमों के नीचे ले आएंगे जिसने हमारे साथ गलत करने की कोशिश करी है, चाहे वो डूम भी क्यों ना हो। हम जो है पूरी की पूरी प्लेइंग फील्ड को जो है लेवल करके रख देंगे, लिटरली हमारे सामने कोई नहीं टिक पाएगा। हमारे जो पुराने दोस्त हैं हम उनको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर देंगे, और हमारा जो बैकअप होगा वो एक बहुत ही सुप्रीम फोर्स होने वाली है। और मैंने इन सारी चीजों का हिसाब लगा लिया है, और मुझे वो नया शख्स भी मिल चुका है कि वो परफेक्ट सब्जेक्ट कौन होने वाला है इन सारी चीजों को ऑल टुगेदर करने के लिए। मुझे वो शख्स मिल चुका है जिसको हम बना सकते हैं अपना नया रेड हल्क। तो बेसिकली आज हमें फॉल ऑफ हल्क के फर्स्ट इशू के अंदर ये बताया गया है कि इंटेलिजेंसिया जो है वो मार्वल कॉमिक्स के अंदर बहुत टाइम से एग्जिस्ट करती है और वो चीज़ों को मैनिपुलेट करते हुए आ रही है बैकग्राउंड में, जिनके बारे में हमें आज तक नहीं पता था। और बेसिकली रेड हल्क को जो बनाया है वो खुद मोडेक और लीडर ने ही मिलकर बनाया है।